हेलो बच्चों, आइए हम लोग फिजिक्स क्लास करें, क्लास 12 की। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव फिनिश द मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लेना, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ क्लास 12 में जो भी फिजिक्स का सिलेबस है वो एक दूसरे से लिंक रखता है। मैं पहले बताया था आपको, तो इसलिए पिछले का आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आगे में और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको कहते हैं EMI शॉर्टकट में। EMI। ओके बच्चों, तो EMI का पहला मीनिंग क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? बिना टच किए करंट को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। मैग्नेटिज्म में चेंज होने से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, इफ वी चेंज एनी मैग्नेटिज्म, कोई भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो EMI इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना, राइट। तो इसको समझने के लिए आपको फ्लक्स की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, आपको याद है, तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों, ये इस पूरे चैप्टर में ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ही खेल है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से समझिए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इस चैप्टर में कितने नंबर हैं? 4 मार्क्स है बच्चों इसमें। दैट शुड बी आल्सो कीप इन योर माइंड। आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए ताकि आपका मोटो सक्सेसफुल हो जाए, अच्छा मार्क्स ला सकें। मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों हम कैसे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं, आपको याद होगा। बी लगा देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं यहाँ बताए जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं, ई लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता था। क्लियर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फार्मूला को हम लिखते थे EA cos थीटा, ऐसा लिखते थे। मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम ऐसा लिख सकते हैं BA cos थीटा। क्लियर बच्चों? ओके, पहले नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट। तो just by comparison you can write a formula। now आइए समझते हैं इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी। तो डेफिनेशन क्या है? ये तो मैंने फार्मूला लिख दिया। डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस the number of magnetic field lines passing perpendicular to the surface, please note it down, that is very important. The number of magnetic field lines passing perpendicular to the surface, please note it, प्लीज। ओके बच्चे, तो डेफिनेशन नोट कर लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B इक्वल्स टू BA cos थीटा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है EA cos थीटा। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इतना आपको याद रखना है। अब जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई एरिया है, दिस इज सम एरिया, ये एरिया,
और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो ये जो सरफेस है, सरफेस, ये सरफेस मान लो मेरा ये सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर कितना पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, परपेंडिकुलर, राइट, जितना परपेंडिकुलर पास हो रहा है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ देखो ये लाइन तो पास नहीं हो रही है, ये लाइन भी पास नहीं हो रही है, तो 3 लाइन पास हो रही है, तो हमेशा लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज 3। इसी तरह से बच्चों आप ये जानते हैं कि अगर हम फील्ड लाइंस को स्ट्रॉन्ग कर दें, तो फील्ड लाइंस को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सामने सामने आ जाएंगी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर इफ वी अप्लाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैं डायग्राम बनाता हूँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग भी मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो ये एरिया है, ये एरिया है, और फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग है मतलब वो सामने सामने है। अब पास कराओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो कितने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है परपेंडिकुलर? 1 2 3 4 5 6 पास हो रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर बच्चों? तो अगर हम फील्ड लाइंस को बढ़ाते हैं, फील्ड लाइंस को बढ़ाते हैं स्ट्रॉन्ग, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो फ्लक्स बढ़ रही है। इफ वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड देन फ्लक्स इंक्रीज। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड। और अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे बच्चों, मान लो हमने बहुत बड़ा एरिया ले रखा है, ये बड़ा सा एरिया है, तो एरिया बड़ा करेंगे तभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ फ्लक्स कितना हो गया? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये चीज समझ में आई बच्चों? The concept of magnetic flux. Magnetic flux means total magnetic field lines passing perpendicular to the surface. कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना पास हो रही है परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया है, दैट इज यहाँ पे फ्लक्स 3 है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हो जाएंगे, तो ज़्यादा फ्लक्स हो जाएगा। और अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं, बहुत बड़ा एरिया ले लेते हैं, तभी भी फ्लक्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगी। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको मिटाते हैं। बच्चों जैसा कि मैंने अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लिया था, तो हमेशा तो स्ट्रेट हो नहीं सकता। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसा ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, राइट, और एरिया मेरा ये था एरिया। तो एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया होती है, ये एरिया वेक्टर हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अभी हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे बच्चों? वही कंपोनेंट लेंगे जो इस एरिया के परपेंडिकुलर हो, इस एरिया के परपेंडिकुलर हो। तो मान लेते हैं ये एंगल अगर थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगी बी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो इसको फ्लक्स नहीं कहते बच्चों, इसको फ्लक्स कहते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखाया था? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये कंपोनेंट इसको परपेंडिकुलर पास कर रही है, ये कंपोनेंट उसके ऊपर से स्लिप कर रही है, एरिया के ऊपर से, ये एरिया है इसके ऊपर से स्लिप कर रही है। इसको नहीं लेना है, जो सरफेस को काटती हुई चीरती हुई निकल जाए उस कंपोनेंट को लेना है। तो दैट इज बी कॉस थीटा। तो फ्लक्स
इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, हम ऐसा लिखते हैं बच्चों, बी ए कॉस थीटा, और फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जो हम क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे तो आई गेट ए स्केलर वैल्यू, नो मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, दैट पॉइंट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। कहानी समझ में आई? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे आपको दिक्कतें आएगी, तो इसलिए बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और सेम कहानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी था, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, तो इट इज़ वेरी सिंपल है, क्लियर। तो फ्लक्स इज दिस वन, बी ए कॉस थीटा और बी डॉट ए, क्लियर। स्केलर प्रोडक्ट है, आप ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। और बच्चों मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऑब्लिक था, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी कॉस थीटा है। आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, एरिया को ऑब्लिक रखा है, एरिया इज ऑब्लिक, तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए कॉस थीटा आ जाता है। तो इसमें दो चीज़ मिल जाती है, एक तो बी कॉस थीटा, इस केस में जो मैंने एग्जाम्पल लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऑब्लिक है, इसलिए उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी कॉस थीटा। अगर एरिया आपको ऑब्लिक दे देगा, इफ एरिया इज ऑब्लिक, क्लियर, तब उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। शुड नॉट कंफ्यूज व्हेन यू आर रीडिंग एनसीईआरटी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो शुड नॉट गेट कंफ्यूज, कहीं ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा, दीज आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एंड क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, तो या तो हम बी डॉट ए लिखें या तो ए डॉट बी लिखें, इट डजेंट मैटर, बिकॉज आई गेट ओनली स्केलर वैल्यू। क्लियर बच्चों? ओके ओके। हाँ, अब बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिसिटी क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गॉस थ्योरम, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ EDS इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन, ये था, इसका हम लोगों ने किया था, यू हैव स्टडीड वेरी नाइसली इन माय क्लास। अब गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेटोस्टैटिक्स, तो सेम फार्मूला लिखेंगे, BDS इक्वल्स टू, यहाँ आपको सोचने वाली बात है, यहाँ सोचने वाली बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में EDS इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या था, चार्ज प्रेजेंट इन द गॉसियन सरफेस, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक्स से मैग्नेट है, मैग्नेट हमेशा हमको डाइपोल में मिलती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कहीं भी मैग्नेट होगा तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होगा, या तो बार मैग्नेट है तो एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ। अगर सर्कुलर कोइल है तो एक सरफेस आपका नॉर्थ पोल, एक सरफेस साउथ पोल। तो कहने का मतलब है कि सिंगल पोल हमको नहीं मिलेगा, वी डोंट गेट एनी सिंगल पोल, राइट। बट यहाँ हमको सिंगल चार्ज मिलता है, इसीलिए गॉस थ्योरम हम ऐसा लिखते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमको सिंगल नॉर्थ पोल सिंगल साउथ पोल तो मिलेगा नहीं, इसीलिए बच्चों यहाँ जीरो आता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और कई बार क्वेश्चन भी पूछ देता है 1 मार्क्स का, व्हाट इज गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, वाई जीरो, सिंस सिंगल पोल does not exist in nature। बच्चों फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमिना, क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं।
तो नेचर में सिंगल पोल नहीं मिलता है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे जीरो आता है। एंड दैट इज गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? प्लीज नोट इट। हाँ तो बच्चों, तो ये जो खोज किया था बाय माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी, डिस्कवर किया था। दैट इज मैग्नेटिज्म में अगर हम चेंज करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिसिटी, वी गेट करंट। तो उनका कुछ ऑब्जर्वेशन था जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है बच्चों। आपको केवल इतने ये 3 ऑब्जर्वेशन को याद रखना है, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन दिस 3 ऑब्जर्वेशन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इसको आप याद रखेंगे तो इसको आप हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन उनका था कि देखिए बच्चों, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और उसमें एक कॉइल को रखा गया है। क्लियर? अब मैंने यहाँ लिखा मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। चेंज में क्या हो सकता है, या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे। कांस्टेंट मतलब क्या है, कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स वैल्यू हो। जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इज 5 टेस्ला, ये कांस्टेंट है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इंक्रीजिंग कर सकता है, डिक्रीजिंग कर सकता है। तो इंक्रीजिंग के केस में हम ये इक्वेशन मान लेते हैं, मान लो 2t। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। भाई 0 था तो फील्ड 0, 1 था तो 2 टेस्ला, 2 था तो 4 टेस्ला, 3 था, टाइम 3 सेकेंड था तो मैग्नेटिक फील्ड 6 टेस्ला। मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो दैट इज इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर डिक्रीजिंग हम लिखें तो ये वाला डिक्रीजिंग फंक्शन है। टाइम अगर बढ़ रहा है तो फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो आई थिंक आपको फील हो गया ना, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, कांस्टेंट मतलब ये होगा। क्लियर? तो बच्चों, इन्होंने देखा कि अगर हम किसी कॉइल को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको कहते हैं इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट तो हम स्मॉल आई से लिखते हैं। क्लियर? अब बच्चों आपको ये सोचना है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, डायरेक्ट इंड्यूस करंट की बात करता है। पहले करंट नहीं डेवलप होगा, पहले क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। इंड्यूस्ड, पहले ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जिसको हम स्मॉल ई से लिखते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। और कोयल के पास कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, तो करंट जो भी बनेगा I = E/R। ये चीज़ आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट कहा है इंड्यूस करंट बन जाता है, तो इंड्यूस करंट नहीं बनेगा, पहले क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जब रेजिस्टेंस से डिवाइड होगा तभी हमको करंट मिलेगा, इंड्यूस करंट। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम लोग पढ़ेंगे लेंजेस का नियम में ना। अभी ये तो केवल ऑब्जर्वेशन है, फैराडे ने क्या ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने फैराडेस नियम को दिया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि कोई भी अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसमें कॉइल को रखते हैं तो कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ बनता है, फिर इंड्यूस करंट हमको मिलता है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल स्टडी इन द लेंजेस लॉ। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन उसका ये था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट समझ गया, ये वाली इक्वेशन है कांस्टेंट। और कॉइल का अगर हम एरिया को चेंज कर रहे हैं, एरिया कैसे चेंज करेंगे, या तो रेडियस को इंक्रीज करेंगे या तो रेडियस को डिक्रीज करेंगे, तो एरिया चेंज हो जाएगा। तो अगर हम एरिया को चेंज कर रहे हैं तभी भी हमको यहाँ पे इंड्यूस करंट मिलेगा। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कॉइल को रख के उसको घुमा रहे हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा के साथ उसको अगर रोटेट करेंगे तभी भी हमको इंड्यूस करंट मिलेगा। तो ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम मन मिला के ऐसा भी कह सकते हैं कि हम जानते हैं फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, BA cos थीटा। तो हमने B चेंज किया, इंड्यूस ईएमएफ मिला, हमने एरिया चेंज किया, इंड्यूस ईएमएफ मिला, हमने एंगल चेंज किया। यहाँ जब घुमाएंगे तो उसका एरिया एंगल चेंज होगा बच्चों। ये कॉइल है, राइट, ये
कोयल है, कोयल का मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये कोयल है, मैग्नेटिक फील्ड से इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, जैसे जैसे इसको घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये भी तो घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये भी तो घूमेगा, लाइक दिस, इस तरह से घूमेगा ना। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये एरिया है कोयल का, ये कोयल है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, जैसे जैसे घुमाएंगे लाइक दिस, इसका एंगल चेंज होगा, राइट, एंगल चेंज होगा। तो तीनों केस में हमको इंड्यूस करंट मिलते हैं और ये एकदम सटीक बैठता है फार्मूले के अनुसार। मतलब कहने का मतलब जब भी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने का क्या क्या सोर्स है, बी चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं। एंड थीटा क्या, एंगल बिटवीन बी एंड ए, ये तीनों को जब भी चेंज होगा दैट इज फ्लक्स चेंज होगा। तो कहने का मतलब जब भी फ्लक्स चेंज होगा तब हमको इंड्यूस करंट मिलेगा। और इसी बात को फेराडेस ने नियम में बताया, उसको हम कहते हैं फेराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ तो बच्चों, फेराडेस साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खोज किया। उन्होंने ये देखा कि जब भी फ्लक्स चेंज होती है तब इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। तो उसके आधार पर उन्होंने फेराडेस के नियम दिया, फेराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों ये नियम आपको अच्छी तरह से जानना है, फिजिक्स में किरचॉफ का नियम, फेराडेस का नियम, राइट। तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। तो उनका जो पहला नियम था ये था फेराडेस फर्स्ट लॉ, इसको कहते हैं फेराडेस फर्स्ट लॉ, फेराडेस फर्स्ट लॉ, ये है फेराडेस फर्स्ट लॉ। उन्होंने कहा whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor and EMF is induced in the conductor। कह रहा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा जो कि कंडक्टर से ताल्लुकात रखता है, कंडक्टर से लिंक है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक्ड विथ ए कंडक्टर, जिसका ताल्लुकात कंडक्टर से है, राइट, जिसका ताल्लुकात नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor and EMF is induced in the conductor and if, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, if the conductor forms closed loop, अगर कंडक्टर क्लोज लूप बनाया है and induced current flows through it, induced current कब बनेगा, जब क्लोज लूप होगा। अगर क्लोज लूप नहीं है तो इंड्यूस ईएमएफ तो बनेगा लेकिन करंट नहीं बनेगा। मान लो ये फील्ड है और ये कंडक्टर है, फील्ड नीचे की तरफ है, राइट, फील्ड नीचे की तरफ है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी कर रहा है। मान लो ये फील्ड है, नीचे तरफ फील्ड है और ये कंडक्टर को मैंने ऐसा रख दिया, तो ये तो क्लोज लूप नहीं बना रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा। मतलब इंड्यूस ईएमएफ मतलब एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव हो जाएगा, वन साइड इज पॉजिटिव वन साइड इज नेगेटिव, ये बैटरी का काम करेगा, लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, नो करंट, क्योंकि करंट के लिए क्लोज लूप चाहिए। क्लियर? तो अच्छा से इसको देख लीजिए, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा लिंक्ड विथ ए कंडक्टर, जो कि कंडक्टर से लिंक करता है, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कंडक्टर, कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, and if the conductor forms closed loop and induced current flows through it, तभी induced current प्रोड्यूस होगा, अगर क्लोज लूप है। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम दिखाया है बच्चों, देखिए ये कॉइल है, ये क्या है, कॉइल, दिस इज कॉइल, और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जो डिटेक्ट करेगा इंड्यूस करंट को। तो ये मैग्नेट है, मैग्नेट का जब मैं मोशन करूँगा, मैग्नेट को आगे लाऊंगा या पीछे ले जाऊंगा, लाइक दैट ना, तो मान लो आगे ला रहा हूँ, मैग्नेट को आगे ला रहा हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे मैग्नेट को आगे लाएंगे, यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगा, तो जब से फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगा, क्लियर, तो विल गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देन इंड्यूस करंट। और जैसे जैसे हम इसको पीछे ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करेगा, तब हमको इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट मिलेगा। तो मैंने यहाँ 2 पॉइंट लिख दिया है। रिलेटिव मोशन, बच्चों रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इंड्यूस ईएमएफ कब बनेगा? जब कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर मान लो ये भी आपका ये जो मैग्नेट है, इसको मैंने 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ले जा रहा हूँ, इसको भी मैंने मान लो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ले जा रहा हूँ, दोनों सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तब तो कोई देयर इज नो रिलेटिव मोशन एंड तब इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा, राइट? क्योंकि जितना फील्ड लाइंस जा रहा है उतना निकल रहा है, कोई चेंज ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा। मान लो इसका मैंने कुछ स्पीड कम कर दिया, मान लो इसका 2 मीटर पर सेकंड कर दिया, ये 4 मीटर से जा रहा है, राइट? तो देयर इज ए रिलेटिव मोशन, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है एंड वी गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कहने का मतलब है चेंज होना चाहिए, राइट? चेंज कब होगा? जब रिलेटिव मोशन होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना पास कर रही है इससे मतलब नहीं है, मतलब ये चेंज कितना हो रहा है। जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का, उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर? और दूसरी बात, ये इंड्यूस ईएमएफ कब तक लास्टिंग करेगा? इंड्यूस ईएमएफ विल लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन फ्लक्स। जब तक फ्लक्स चेंज करेगा, तब तक इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट लास्टिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर? ये फर्स्ट लॉ था, माइकल फैराडेज का पहला नियम। whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor and EMF is induced in the conductor. वेरी गुड, क्लियर ना? EMF इस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ आपको क्वेश्चन घुमा देता है, एक स्ट्रेट कंडक्टर दे देता है, कहता है कि फाइंड द इंड्यूस करंट। तो स्ट्रेट कंडक्टर में करंट 0 होगा बच्चों, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखवा दिया है। इफ द कंडक्टर फ्रॉम क्लोज, जो है कंडक्टर क्लोज रूप में है, तभी इंड्यूस करंट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इंड्यूस EMF तो बनेगा ही। क्लियर? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन यही है कि दोनों सेम वेलोसिटी से ना जाए, किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो, तभी चेंज होगा, देन वी गेट इंड्यूस ईएमएफ। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंड्यूस ईएमएफ तभी तक लास्ट करेगा जब तक चेंज रहेगा। जब चेंज खत्म हो गया, कांस्टेंट हो गया, तब नहीं बनेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये था फैराडेज का पहला नियम। क्लियर? तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, फैराडेज पहला नियम, फर्स्ट लॉ। अब आते हैं माइकल फैराडे का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या बात करता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरा नियम बच्चों ये कहता है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। मैग्नीट्यूड कितना बनेगा इंड्यूस ईएमएफ? मैग्नीट्यूड, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. कितना चेंज हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस EMF उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज़्यादा चेंज हो रहा है तो ज़्यादा बनेगा, कम हो रहा है तो कम बनेगा। इसलिए हम फार्मूला ऐसा लिखते हैं बच्चों, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने यहाँ तो इसको जब हम ये साइन लगाते हैं बच्चों, चेंज, इसको कहते हैं चेंज, तो इसको कहते हैं एवरेज वैल्यू। तो ये हो गया इंड्यूस EMF का एवरेज वैल्यू। और जब हम d/dt लगाते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और एक्चुअली में ये नियम आपका ऐसा लिखा जाता है, -d∅/dt। ये माइनस क्यों आया? ये माइनस आने का कारण है लेंजेस लॉ। क्लियर बच्चों? लेंजेस लॉ की वजह से ये माइनस आता है। अभी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज लेंजेस लॉ। तो ये था माइकल फैराडे का पहला नियम केवल ये कहता है, आप उसको जैसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको 2-3 बताया। व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस। क्लियर? और कब तक लास्ट करेगा? जब तक मोशन होगा, जब तक चेंज होगा। और सेकेंड लॉ उसकी मैग्नीट्यूड की बात करता है। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको जब हम लिखते हैं, तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो ये एवरेज वैल्यू आएगा। डेल्टा टी मीन्स व्हाट? चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम मतलब हुआ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना चेंज हुआ, दैट इज एवरेज वैल्यू। और एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना चेंज हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना चेंज हुआ, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्लियर? और नेक्स्ट हम एक्चुअली
एक्चुअली हम सेकेंड लॉ ऐसा लिखते हैं, दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, एंड लेंजेस लॉ, ये माइनस साइन जो है ये लेंजेस लॉ की वजह से आता है। क्लियर बच्चों? मिटा देता हूं मैं इसको भी। बेटा ओके बच्चों। अब बच्चों इफ अगर मान लेते हैं आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का रेजिस्टेंस आर है, देन आई एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज ई एवरेज बाई आर। तो ई एवरेज कैसा लिखेंगे बच्चों? मैं ऐसा लिखा हूँ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मैग्नीट्यूड माइनस प्लस से मतलब नहीं है, एवरेज वैल्यू इंटू 1 नहीं यार, ये हो गया एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट कैसे लिखेंगे? आई एन एस, दैट इज इंस्टेंटेनियस, आई एन एस, ई इंस्टेंटेनियस बाई आर। इसको लिखेंगे दैट एवरेज डी फाई बाई डी टी इंटू 1 बाई आर। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों आइए कुछ सवाल देख लें इस टॉपिक पे, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द नेगेटिव फ्लक्स, ये नेगेटिव फ्लक्स है, दैट इज 5v इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ थ्रू द कॉइल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू मांग रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो फ्लक्स दे रखा है, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर नंबर 1, ई एम एफ ई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, ये होता है बच्चों। फाई का वैल्यू दे रखा है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई मतलब 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, लाइक दिस, ओके। और फिर इसको अलग कर लेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1, ओके। मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी के बच्चे भी होंगे जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिक्कत आती होगी, इसलिए मैं पूरा इसको करके दिखा रहा हूँ। तो मतलब ये हो गई फार्मूला, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स अस इंड्यूस ईएमएफ। फाई इतना दे रखा है, मैंने वैल्यू पुट कर दिया, सबको अलग कर दिया। अब बच्चों इसका ये 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, राइट, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा, दैट इज 5 बाहर आ गया, डी बाई डी टी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी हो जाएगा, प्लस 1 एक कांस्टेंट है बच्चों, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लीज नोट इट डाउन, राइट। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू, भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t टू द पावर 1 प्लस ये 4, ये हो जाएगी 10t प्लस 4, ये हो जाएगी आपकी इंड्यूस्ड। याद करो क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए, राइट, वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक्सीलरेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक उसी तरह से अगर आप कंपेयर करेंगे। तो फ्लक्स आपको दे रखा है, आपको ईएमएफ निकालना है, आपको उसको डिफरेंशिएट कर देना है, डेरिवेटिव ले लेना है, जो रेट ऑफ चेंज है। तो ये आ गई आपकी ईएमएफ। अब कहा है कि 1 सेकेंड, तो ई एट 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 प्लस 4, ये हो जाएगी 14 वोल्ट। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। छाप लें इसको, प्लीज नोट इट डाउन। अब लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया बच्चों, मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसको भी मिटा देता हूँ, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बट आई हैव डिस्कस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म फील्ड
A coil is placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field of strength 0.5 Tesla. If suddenly the radius of the coil starts shrinking, अगर उसका रेडियस कम हो रहा है, मतलब एरिया चेंज हो रहा है, at the rate of 0.1 millimeter per second, find the EMF induced in the conducting circular coil when radius of the coil is 5 centimeter. पहले कुछ रेडियस था, वो श्रिंक होते 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 लास्ट में कितना बच गया, रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, राइट. क्योंकि माइकल फैराडेस ऑब्जर्वेशन हमने देखा था ना, जब रेडियस भी चेंज होता है, एरिया चेंज होता है, भी इंड्यूस ईएमएफ बनता है. तो यहाँ आप कैसे करेंगे बच्चों, आंसर इज लाइक दिस. फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा. अब यहाँ देखेंगे थीटा एंगल, एरिया वेक्टर एंड बी के बीच में कितना एंगल है. मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ये एरिया वेक्टर है, राइट. ये एरिया है, कोइल है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, दैट इज टुवार्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो 0 हो जाएगी. तो मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू ए हो जाएगा. क्लियर. एरिया, इस कोइल की एरिया क्या होगी, दैट इज, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, बना लेंगे. ये आपका कोइल था, इसका रेडियस आर था. ये श्रिंक होके छोटा एरिया बन जाएगा. क्लियर ना. तो पहले इसकी एरिया क्या थी, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ये हो गई फ्लक्स हो गई. क्लियर. अब प्लीज़ नोट, इतना तो नोट कर लेंगे बच्चों आप इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. इंड्यूस ईएमएफ ई क्या हो जाएगी, ई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी हो जाएगी. तो डी फाई बाई डी टी मतलब डी बाई डी टी ऑफ फाई कितना है, डी पाई आर स्क्वायर. इतना नोट कर लेंगे. क्लियर बच्चों. ओके, इसको मिटा रहा हूँ. अब बच्चों ईएमएफ ई क्या हो जाएगी, बी कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, पाई कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे. यहाँ तो रेडियस ही चेंज हो रही है ना, रेडियस वेरिएबल है, तो रेडियस को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो बी पाई डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, ये हो जाएगी बी पाई. अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2r इंटू डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा 2r टू डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगी इंड्यूस ईएमएफ. प्लीज नोट इट डाउन. क्लियर बच्चों. अब b का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू कितना है 0.5 टेस्ला, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, 2 कांस्टेंट है. एंड देन रेडियस, ये रेडियस कब तक पूछा है, ये 5 सेंटीमीटर. ये 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे ये. और ये आपका डी आर बाई डी टी है. रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड. इससे इस वैल्यू से रेडियस चेंज हो रहा है. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे. कर लोगे ना इतना, जस्ट यू पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंज करना था, इसलिए मैंने इसको दिखाया कि हाउ यू विल चेंज इट. कॉन्सेप्ट था इसमें. फ्लक्स आप स्टार्टिंग फार्मूला से शुरू करेंगे फ्लक्स, और इसमें क्या चेंज हो रहा है, राइट, उसके हिसाब से आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू विल गेट द इंड्यूस ईएमएफ. क्लियर ना. क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट पूछा था. इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ ही पूछा है. तो आपका ये, अगर करंट पूछता तो ये कोइल का रेजिस्टेंस भी दिया होता, तो उसको डिवाइड कर देते हो, गेट द करंट. आई होप यू एंजॉय माय वीडियो. आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए. थैंक यू बच्चों.